नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथ क्विक, एक ऐसा पॉडकास्ट चैनल जो कि प्रस्तुत करता है यूथ की आवाज थ्रू गेस्ट जिन्होंने अपने लाइफ में काफी कुछ स्ट्रगल किया है। और आज हम वैसे देखा जाए उनके साथ रूबरू होंगे जो गेस्ट के तौर पे एक गुरु जी भी हैं, क्योंकि पहले के टाइम में जब हमने सुना होगा कि एकलव्य और द्रोणाचार्य जी के एग्जाम्पल हमने सुने होंगे, जहाँ पे एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के गुरु जी को पेश कर दिया था। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हम सुनीता राज वर्मा जी के तौर पे आपके सामने ला रहे हैं, जो कि प्रिंसिपल है नटराज स्टूडियो के। ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पे डांस सिखाया जाता है, गिटार सिखाया जाता है और सिंगिंग भी सिखाया जाता है। बेसिकली एक क्रिएटिव वर्ल्ड है जहाँ पे सब बच्चों को का वेलकम है और उनको एक एस्पायरिंग कैंडिडेट के तौर पे आगे बढ़ाया जाता है। मैं जब इनसे मिला तो मुझे काफी उम्मीद जगी, क्योंकि इनके सफर को जान के मुझे ऐसा लगा कि ये एक नोबल काम कर रहे हैं। इनका ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स इनके पास आते हैं जो इकोनॉमिकली इतने वेल बीइंग नहीं है, लेकिन उनके लिए भी इनके दरवाजे खुले रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उनको इकोनॉमिकल तरीके से या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने संस्था में आने का मौका दें और उनको एजुकेशन इम्पार्ट करें। तो आपको मैं आज जन्माष्टमी के तौर के मौके पे उनसे मिलवाना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीबॉडी। तो आपको और वेट नहीं करवाते हुए हम सुनीता जी से बात करते हैं। सुनीता जी नमस्ते। नमस्कार। वेलकम टू यूथ क्विक। थैंक यू, आपने टाइम दिया इतने बिजी शेड्यूल में। तो आज हम शुरुआत करें अपने इस पॉडकास्ट की। आप अपने सफर के बारे में बताइए कि आपने ये जो शुरुआत करी अपने इस संस्था की, आप इस लाइन में कैसे आए, आप पहले आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई और आपको इस दिशा में आने की रुचि कब महसूस हुई? मैं बेसिकली चंडीगढ़ से हूँ। मैं बहुत ही संपन्न परिवार से हूँ। मेरी पूरी फैमिली जो है वो बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन फैमिली है। मुझे बचपन से डांस का शौक था, क्योंकि मैंने अपनी मासी को शौकिया डांस करते हुए देखा था और फिर मुझे उस तरह से डांस का शौक लगा और स्कूल में भी मैंने समय समय पे भाग लिया। मुझे मेरे टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स ने कभी प्रोत्साहन नहीं दिया कि करो कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, पर कभी मना भी नहीं किया। कभी कोई मनाही नहीं थी मुझे किसी चीज़ की। और शायद उस ज़माने में काफ़ी रोक टोक हुआ करती थी बच्चों पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। कभी मेरे पापा ने, मम्मी ने, खासकर मेरे नाना का परिवार, मेरे बड़े मामा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे कि मेरे को शौक था, तो मुझे एक गुरुजी के पास लेके गए और वहाँ चंडीगढ़ में मेरे को अपनी कथक की एजुकेशन मैंने स्टार्ट की। और स्कूल में जैसे नॉर्मल बच्चे अपना डांस सीखते हैं, कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, मैंने बिल्कुल वैसे ही अपनी एजुकेशन नॉर्मली की, समय समय पे सीखा। फिर हुआ ये कि मेरी बहुत छोटे में शादी हो गई। 16 साल में लगभग मेरी शादी हो गई और मैं बहुत ज़्यादा संपन्न परिवार में मारवाड़ी बहू के तौर पर चली गई। अब एकदम लाइफ चेंज हो गई। एक तो छोटी उम्र की और फिर हैदराबाद जैसी लाइफ स्टाइल, काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड लाइफ स्टाइल थी। वहाँ गई, कुछ साल नॉर्मल बीते, हाउसवाइफ की तरह रही। एक बार क्या हुआ कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो उस न्यूज़पेपर में एक ऐड आया था, एक कंपटीशन का ऐड आया। तो शायद मेरे अंदर जो डांसर थी वो जाग गई। मैंने अपनी मदर लॉ को बोला कि मम्मा मुझे इस कंपटीशन में जाना है। मेरी मदर लॉ बोले कि आपके फादर लॉ अलाउ नहीं करेंगे। मेरा मम्मा एक बार पूछ के देखो ना, मेरा मन है जाने का और इसमें पैसे भी नहीं लगेंगे। बट मेरी मम्मी ने मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरी मदर लॉ ने, कि ठीक है पापा आएंगे तो शाम को पूछेंगे। अब जैसे छोटे बच्चे वेट करते हैं, वैसे मैं भी मेरे फादर लॉ की वेट करने लग गई। और जैसे मेरे फादर लॉ आए, मैंने उनको चाय पकड़ाई, एज अ हाउसवाइफ मैंने उनको पकड़ाया। तो मैं गई नहीं वहाँ से, वहीं खड़ी रही। तो मारवाड़ी फैमिली थी, तो उनको लगा कि भाई बहू तो चाय देती है और चली जाती है, तो अभी यहाँ क्यों खड़ी है? तो पापा ने पूछा क्या बात?
तो मैंने पापा को बोला कि पापा जी मुझे डांस करना है। तो पापा बोले इतना बड़ा घर पड़ा है, कहीं मर्जी कर लो, क्या प्रॉब्लम है। मैंने नहीं पापा, मैं उनको न्यूज़पेपर लेकर आई, उनको बताया। तो पापा बोले लेकिन आप अकेले नहीं जाओ, आप अपनी देवरानियों को लेके जाओ साथ में, अकेले नहीं जाना, क्योंकि हमें अलाउ नहीं था घर से बाहर जाना। तो मुझे लगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं वहां गई, मुझे आराम से वहां छोड़ा, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं फर्स्ट प्राइज जीत के लेकर आई, क्योंकि वहां पे भी मारवाड़ी फैमिलीज की थी, बल्कि वहां पूरा मारवाड़ी था और मुझे मारवाड़ी बोलना नहीं आता, अभी भी नहीं आता। तो उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं आता, पर मैं फर्स्ट प्राइज जीत के लाई। फादर साहब ने पूछा क्या हुआ, मैंने पापा मैं फर्स्ट प्राइज जीत लाई। तो पापा बोले ठीक है, अब आपकी मम्मा पकौड़े बनाएंगी और सब एंजॉय करे और खत्म। अब क्या हुआ कि मेरे फादर लोग को लगा कि बहू को तो इंटरेस्ट है। मेरे फादर लोग न्यूज़पेपर में जहाँ जहाँ ऐसा फीमेल का प्रोग्राम्स होते थे उसकी कटिंग मुझे देते थे, मुझे बकायदा पैसे देते थे, मेरे नेबरहुड को बोलते थे कि जाके छोड़कर आओ भाभी को, और मैं वैसे धीरे धीरे वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई और मैं लेडीज के बीच में पॉपुलर हो गई, मैंने कॉम्पिटिशन्स जीते। फिर धीरे धीरे मारवाड़ी फैमिलीज की लेडीज को भी शौक होता है, तो उन्होंने अपने घर वालों को बोला, तो बोले कि अच्छा फीमेल सिखा रही है तो चले जाओ। ऐसे करके मैंने वहां पे डांस सिखाना शुरू कर दिया और मेरा काफी अच्छा सर्कल बन गया। अराउंड 7 इयर्स रहने के बाद भी मुझे कोई नहीं जानता था वहां पर, जो मैंने शायद 3 से 4 महीने में ही अचीव कर लिया। कई कंपटीशन जीते, फीमेल्स मेरे पास डांस सीखने आ गई, मेरे फादर लॉ के फ्रेंड्स के बच्चे मेरे पास डांस सीखने आ गए। पापा बोले ठीक है, इसका टाइम पास हो रहा है, ये खुश है तो ठीक है। फिर उसी बीच में मेरे हस्बैंड, क्योंकि हम लोग वाइन मर्चेंट थे, हमें काफी नुकसान हो गया था, 7.5 करोड़ का नुकसान हो गया था, तो थोड़ा डिस्प्यूट हो गया बिजनेस पे। तो मेरे हस्बैंड जयपुर आ गए। जब मेरे हस्बैंड जयपुर रह रहे थे, मैं तभी ये सब कर रही थी अपने लॉस के साथ, और मेरे लॉस काफी सपोर्टेड रहे हैं मुझे, खासकर मेरे बड़े देवर देवरानी, वो लोग हमेशा आज भी मेरा बहुत संबल बन के खड़े हैं। वैसे तो परिवार का सभी पर्सन मेरे लिए बहुत सपोर्टेड है, बट अगर मैं किसी को श्रेय दूंगी तो मैं अपने बड़े देवर देवरानी को दूंगी। मेरे फादर लॉ तो थे ही, अगर फादर लॉ नहीं करते तो कोई कर नहीं सकता, फादर लॉ मदर लॉ, लेकिन वो हमेशा सपोर्ट के लिए खड़े रहे। मुझे आज भी याद है मेरी देवरानी की वो बात कि भाभी आप लोगों के भरोसे कब तक चलोगे, जब तक आप अकेले नहीं आओगे जाओगे फेस नहीं करोगे आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं जयपुर आ गई। जयपुर आके मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे लगा कि अब तो मैं डांस टीचर बन गई, इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने स्कूलों में जयपुर का एक बहुत नामी गिरामी स्कूल है इधर ही स्टेप बाय स्टेप चित्रकूट में, मैं अप्लाई किया, वहां मुझे बताया कि डिग्री लाओ। तब मुझे पता चला अच्छा डांस में डिग्री होता है, क्योंकि मुझे लगा ये तो ऐसा ही आपका कला है, आपको आनी चाहिए। फिर मुझे वहां से मैं रिजेक्ट हो गई। फिर मैं यहाँ टेगो फाउंडेशन स्कूल है चित्रकूट में, मैं वहां पे मुझे एज अ टीचर रखा ऋतु वासनीवाल ने, और उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, उन्होंने मुझे पहला स्टेज दिया अपने बच्चे की तरह। मुझे डांस करना आता था, पर मुझे ये सिखाया कि डांस कराते कैसे। फिर मैंने वहाँ 1.5-2 साल काम किया, पर मुझे फाइनेंशियली बहुत इश्यूज थे, क्योंकि हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड सब छोड़कर आ गए थे वहाँ से। तो मैंने एक दूसरा स्कूल में मुझे ऑफर आई, काफ़ी अच्छी सैलरी दे रहे थे और उस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने वहाँ से क्विट करके दूसरा स्कूल ज्वाइन किया। थोड़ा दिन उनका काम निकला, उन्होंने भी मुझे कहा डिग्री लाओ, तो उनका एनुअल फंक्शन निकला, ये सब निकला, तो मुझे समझ में आया मैं जिस भी स्कूल में जाती डिग्री लाओ डिग्री लाओ। अब मुझे पता नहीं था कि डिग्री कहाँ से आएगी, तो उस वक्त येलो पेजेस डिक्शनरी आया करती थी, मैंने उस डिक्शनरी से संगीत आश्रम, जिसकी मैं एज अ प्रिंसिपल बन के नटराज के प्रिंसिपल बैठी हूँ, मैं वहाँ गई। वहाँ मेरी भेंट अमित अनुपम सर से हुई, और उन्होंने मुझे समय के साथ देखा, उन्होंने देखा कि ये लड़की और प्रतिभावान है। वो मुझे हमेशा बोला करते थे आप विशाली ने इंस्टीट्यूट खोल लो, आप इंस्टीट्यूट खोल लो। तो
मेरी माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे और मैं काम कर रही थी, इसी से हमारा घर चल रहा था। इंस्टीट्यूट खोलने का तो मैं सपना देख ही नहीं सकती थी। और इस बीच में बड़े सर अमित सर बोलते रहे, तो एक दिन मैं खिंच गई। मैं बहुत इरिटेट हो गई कि मैं गुरुजी को कैसे समझाऊं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं, आप रोज बोलते हो इंस्टीट्यूट खोलो। तो मैं उस दिन थोड़ा सा नाराज होकर बोला ठीक है सर, चलो आज बात करते हैं, इंस्टीट्यूट खोलते हैं। लेकिन बात ये कि मेरे पास 5 रुपए नहीं है। तो सर ने बोला अमिताभ बच्चन के पास भी नहीं। तो मैंने कहा सर वो अमिताभ बच्चन है और मैं सुनीता वर्मा। तो सर बोले कोई बात नहीं, आप संगीत आश्रम आपको सपोर्ट करेगा। तो सर बोले कि आप सर्च करो जगह, संगीत आश्रम आपको लगा के देगा, आप वहाँ बैठ। और फिर संगीत आश्रम में चित्रकूट सेक्टर 2 में गांधी पथ पे हमने एक छोटा सा नटराज खोला और वहाँ हमने अमित सर का पूरा आज तक सपोर्ट है। फिर हमने वहाँ पे इंस्टीट्यूट चलाया और सर ने मुझे ये तक बताया, क्योंकि मेरा जो कमांड है वो सिर्फ डांस में, हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल, वोकल, डांस हम सब में डिग्री करवाते हैं। मेरी कमांड नहीं है, मेरी कमांड सिर्फ डांस में। तो सर ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया, बताया, अच्छे टीचर्स हमने यहाँ हायर किए। सर बोले जो आपके साथ मिलके मेहनत करेंगे। और फिर हमने कोविड आया 2019 में और सब खत्म हो गया। लेकिन ना तो मैंने हिम्मत हारी, ना अमित सर ने हिम्मत हारी। हमने फिर 2020 में, जहाँ पे आप बैठे हैं इंस्टीट्यूट, हमने फिर से शूट किया। लेकिन हमने बहुत ग्रैंड ओपनिंग की, सबको बताया कि इंस्टीट्यूट बंद नहीं हुआ है, वापस है। बट 1 महीना ही हुआ था, फिर सेकेंड वेव आ गया। फिर मैंने हिम्मत की, डांडिया किया, लोगों को इकट्ठा किया, फिर थर्ड वेव आ गई। फिर थोड़ा सा हमारे को, क्योंकि हमारी बिल्डिंग रेंटेड है, तो कुछ इश्यूज आ गए, फिर प्रॉब्लम आ। तो इन सब प्रॉब्लम को फेस करते 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 आज फिर से हमारे पास लगभग 100 बच्चे हैं जिनको हम कथक, इंस्ट्रूमेंटल, वोकल, फोक में डिग्री कर रहे हैं। और ये सारा श्रेय मैं बड़े सर को दूंगी, अमित सर को, कि अमित सर ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। और मैं ही नहीं हूँ कि मुझे ही सपोर्ट किया, अमित सर, मेरी नॉलेज में अमित सर ने कम से कम 100 से 150 ऐसे लोग निकाल दिए हैं जो आज अपने अपने स्थान पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं अपनी म्यूजिक फील्ड। बस यही मेरी कहानी है यहाँ तक आने की। सुनीता जी, आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में एक लीडरशिप जो मिलनी चाहिए, जो एक मोटिवेशन पुश मिलना चाहिए, वो आपको अनुपम जी से मिला और आपके फादर इन लॉ से मिला और ऑब्वियसली आपके हस्बैंड से भी मिला होगा। तो मैंने वैसे आपके अचीवमेंट्स देखे, आपने एमए किया है कथक में, आपने बीए किया है भरतनाट्यम में, और इसके अलावा आप मिसेस राजस्थान रहे हैं और मिस हरियाणा रहे हैं, मिसेस करवा चौथ भी आप रहे हैं। तो ये सारे जो अचीवमेंट्स आपने पाए वो सारे मैरिज, पढ़ाई तो आपने मैरिज से पहले करी होगी, लेकिन जो आपने आगे किया वो मैरिज के बाद किया। बिल्कुल। तो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला होगा आपको, और आपके गुरुजी ही कह सकते हैं अनुपम जी, आपके लिए गुरुजी हैं। मेरे तो पिता तुल्य हैं। और ऐसा मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ कि मेरी लाइफ में कोई एक पर्सन नहीं है जिसने मुझे सपोर्ट किया। जब मैं अपनी फैमिली में थी तब हेड ऑफ द फैमिली मेरे फादर लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी होल फैमिली, मतलब मेरे मदर लॉ, मेरे फादर लॉ, मेरे देवर देवरानी, क्योंकि आजकल के टाइम में ये होता है कि देवर देवरानी पसंद नहीं करते, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मेरे देवर देवरानी बहुत सपोर्टेड है, दोनों देवर देवरानी बहुत सपोर्टेड है। हस्बैंड तो है ही, क्योंकि अगर हस्बैंड सपोर्टेड नहीं होते तो फिर मैं अपनी जर्नी नहीं कर पाती, क्योंकि जब मैं बिजी रही हूँ तो मेरी बेटी को संभालने का पूरा जिम्मा मेरे हस्बैंड पे था। तो मेरे हस्बैंड ने तो खैर सपोर्ट किया ही मुझे, कभी ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज के लिए रोक टोक किया गया हो। फिर
अब मैं आती हूँ गुरु में। तो सबसे पहले मेरे को सपोर्ट किया मेरी मासी ने, क्योंकि वो ही मुझे लोगों के पास लेके जा रही थी कि भाई मेरी बेटी को मौका दो। फिर ऋतु बास्नीवाल मैम, वैसे तो मेरे लिए तो पहली गुरु वही है, ऋतु मैम। उसके बाद अमित अनुपम सर। उसके बाद अगर मैं श्रेय दूंगी तो अपने दोस्तों को दूंगी। मेरे को ऐसा लगता है कि फैमिली के बाद या फैमिली से पहले अगर आपकी लाइफ में कोई इतना इम्पोर्टेंस रखता है तो वो आपके दोस्त। सबसे पहले दोस्तों में पायल तिवारी चंडीगढ़ रहती है, बचपन की दोस्त है। वो मेरी पलक झपकाने से पता चल जाता है उसको कि मैं क्या सोच रही हूँ। फिर आज मैं जो कुछ हूँ उसके पीछे मोनिका, वो खुद एक टीचर है, उसने मुझे पढ़ाया है, उसने मुझे बताया कि कैसे कैसे लोगों को डील किया करते, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ थी तो मेरे से मुझे नहीं आता था। मैं एकदम रफ मटेरियल पर्सन थी जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान था, नॉलेज थी या शौक था। बाकी उसके बाद डॉक्टर अनित, ये मेरी लाइफ में ये कुछ लोग हैं जो बहुत अहमियत रखते हैं और आज भी वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। ये आपकी इंस्पिरेशंस हैं। बिल्कुल। और आप अगर ऐसे बताएं कि अगर, क्योंकि आप जिस जमाने में आपने ये शुरुआत करी, आपको 22 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि अभी तो काफी इंडस्ट्री प्रोग्रेस हो गई है और लोगों को मौका भी मिल जाता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन उस जमाने में इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे, सोशल मीडिया इतना आगे नहीं था। तो कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रखती थी कि मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है? एक्चुअली मैं हमेशा स्कूलों में वर्क करी हूँ, तो मेरे जब जब जो भी स्कूल में प्रिंसिपल्स मीटिंग्स लेती थी, वर्क करती थी, मेरे को एक किस्सा अभी अच्छी तरह से याद है। मैं टेगोर इंटरनेशनल में जॉब करती थी, वहाँ कुछ मेरे भी इंस्टीट्यूट में कुछ कुछ चलता रहता है, क्योंकि जब स्कूल और संस्था में ना मिला जुलाई माहौल रहता है, तो मैंने उनकी एक बात को पकड़ लिया, आई कैन, आई विल, आई डू, कि मैं ये कर सकती हूँ, और मैंने उसको पकड़ के रखा। और जब जब मेरे को ऐसा होता है कि मैं घबरा जाती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी हर्ट होता है, मैं भी परेशान हो जाती हूँ, तो मैं परमात्मा पे बहुत यकीन करती हूँ। मेरी लाइफ में एक ईश्वर रूपी जो जिसे हम होप कहते हैं, वो होप को मैंने कभी नहीं छुआ। जब भी मैं डिप्रेस हो जाती हूँ तो मुझे ऑटोमेटिक भगवान से ना एक ब्लेसिंग मिल जाती है। तो ये मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा अलग लगता है, लेकिन मेरे को लगता है कि मुझे ब्लेसिंग अपने आप आ जाती है और मैं लोगों को देखकर सीखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई, आज भले हम बच्चों को यहाँ बहुत ट्रेनिंग दे रहे हैं हर चीज की, बट मैंने लोगों को देख के सीखा। अगर आज आप मेरे सामने बैठे हैं, अगर तो मैं पूरा ऑब्जर्व करूंगी कि आप में क्या प्लस है और मुझे क्या अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना है। ये बहुत अच्छी बात है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जिससे हम सीखते हैं उनके भी अपन कोई बंदिश नहीं रख सकते कि हम अपने से छोटों से सीख, बड़ों से ही सीख सकते हैं। छोटे भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्रिएटिव वर्ल्ड में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चाहे जितना जमाना बदले, एक सोशल ऑब्लिगेशन आता ही है कि करियर में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली पैसा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एक टाइम के बाद। और क्रिएटिव वर्ल्ड में एक स्टिग्मा अटैच हो रखा है कि यहाँ से एक तो क्या कमाई होगी, कितनी कमाई होगी, इस दिशा में क्यों जाना है, इस तरह के सवाल तो एक जमाना हो गया है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, माँ बाप पूछते हैं, फिर सास ससुर भी पूछते हैं। तो इन सवालों से आप कैसे आगे बढ़े, क्योंकि ये सवाल तो आपसे भी पूछे गए होंगे, और इस जनरेशन में काफी लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अगर उनको भी मैसेज दें कि क्या ऐसी चीज है जो उनको दिमाग में रखनी चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सके इस लाइन में, और कितना ये इंडस्ट्री आगे बढ़ चुकी है कमाने के हिसाब से? देखिए, इंडस्ट्री तो बहुत आगे हो रखी है, और एक्चुअली मुझे मैं ऐसा पर्सनली सोचती हूँ कि मेहनत हर कोई करता है, अपने अपने लेवल पे हर मेहनत करता है।
लेकिन आजकल जो हमारी यूथ में या हम में कोई प्रॉब्लम है तो हमें ना ईगो प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाती है। अगर आप ईगो रख के वर्क करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो सोशली है, चाहे जो हमारे साथ कुलीग्स काम करते हैं या हमारे स्टूडेंट्स काम करते हैं। अगर 4 पिलर्स होते हैं लाइफ में सक्सेसफुल होने के, जिसमें फर्स्ट आप खुद, कि आप डटे रहो, ठीक है। दूसरा, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट पैसे से भी होता है, मॉरली भी होता है, इमोशनली भी होता है। कई बार इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन इमोशनली सपोर्ट नहीं होता, तो वो। और तीसरा, जिसने आपको सपोर्ट किया आप उसको कभी डिच मत करें, क्योंकि आज ये हमारी जनरेशन की बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि जिन लोगों को हमने बहुत सपोर्ट किया, बहुत काबिल है, बहुत टैलेंटेड है, बट शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को जितना ईमानदार आजम नटराज के प्रति रहना चाहिए था वो नहीं रहे, और मुझे जितना ईमानदार अमित अनुपम और संगीत आश्रम के प्रति रहना चाहिए, मैं उससे कहीं गुना ज्यादा हूँ, और इसलिए मुझे लगता है मैं ज्यादा सक्सेसफुल हूँ। और ठीक है, पैसा कमाना है हमें, बट उससे भी ज्यादा हमें लोग कमाने हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद पैसा मेरे पास कम होगा बट रिश्ते बहुत हैं। आज के टाइम में थोड़ा फील नहीं लगता है, बट रिश्ते अगर आपके मजबूत हैं तो पैसा आ ही जाए। तो धीरे धीरे वैल्यूज, जो कल्चर अपन जिसपे बहुत प्राउड फील करते थे पहले, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोग ज्यादा नंबर्स पे वर्क कर रहे हैं बजाय क्वालिटी पे, क्योंकि सोशल मीडिया इतना फैल चुका है कि आज की तारीख में पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो, कोशिश ये होती है कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर की भी, कि वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो संख्या पे ध्यान दे पा रहे हैं। पर आपको क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना, क्वालिटी पे ध्यान देना। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो आपके जीवन का टर्निंग मोमेंट क्या रहा? टर्निंग मोमेंट तो बहुत बार रहे। अगर मैं हैदराबाद से जयपुर नहीं आती और मुझे अगर अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करना होता तो मैं डांस टीचर नहीं बनती, मैं एज अ हाउसवाइफ ही रहती। और उसके बाद फिर सेकंड टर्न पॉइंट हुआ जब मैं अमित अनुपम सर से मिली। उससे पहले मतलब मुझे टाइम टू टाइम एक और किस्मत बहुत जरूरी है। मैं इसलिए भी कहूंगी कि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन अगर उनकी किस्मत साथ नहीं रहती तो वो कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो दिल के भी अच्छे, लेकिन किस्मत भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इसको भी मानूंगी। तो आप महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसी क्या चीज है जो महिलाओं ने अपने आप को रोका हुआ है आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि शादी होने के बाद हर महिला की लाइफ चेंज हो जाती है, वो कहीं ना कहीं उन रिश्तों में, उन संबंधों में गिर के अपने सपनों को भूल जाते हैं। तो ऐसी कोई चीज है जो आपको खुद को पर्सनली लगता है कि हर महिला को वो चीज, वो क्वालिटी अपने अंदर महसूस करनी चाहिए, और क्या अगर उनके कोई सपने हैं उसको पूरा करने के लिए लक्ष्य ढूंढना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए? आप कोई मैसेज महिलाओं को देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? महिलाओं को तो एक ही मैसेज है कि देखिए, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं सबसे पहले, क्योंकि एज अ मदर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एज अ मदर है, क्योंकि उससे पहले हमारे जो भी रोल्स होते हैं वो हम निभा चुके होते हैं। अपनी फैमिली को संभालते हुए आप अगर अपना करियर अच्छा सा चला सकते हो तो आपको दोनों चीजें चलानी चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि फीमेल्स अपनी फैमिली वो तरक्की तो कर लेती हैं लेकिन वो रिश्तों को छोड़ देती हैं। तो आपको रिश्तों को भी उतनी अहमियत देनी है जितना आप अपने करियर को देते हो। और लोग बोलते हैं कि हमारे घर वाले समझेंगे नहीं, आप उनको समझाएं उनको। आज मान लीजिए मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं बकायदा अपना स्कूल की सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करके जाती हूँ,
मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई शिकायत होगी। हार्ड वर्क तो करना पड़ता है, और फीमेल्स को तो गॉड गिफ्टेड है कि वो एक साथ में बहुत सारे टास्क कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी बात समझानी आनी चाहिए सामने वाले को, और अपनी फैमिली को साथ में लेके चले। तो अगर आप अपनी फैमिली को साथ में लेके चलेंगे, चाहे वो आपके हस्बैंड है, मदर लॉ, फादर लॉ, जो भी फैमिलीज है, तो वो आपको जरूर सपोर्ट करें। क्योंकि आजकल की जनरेशन, आजकल के पेरेंट्स भी बहुत ओपन माइंडेड हो गए हैं, हमारे समय जैसे नहीं है। मैं तो अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे लॉस मिले, क्योंकि पेरेंटल हाउस से तो सबको हेल्प मिल जाती है, सपोर्ट भी मिल जाता है। मिलता नहीं है तो लॉस के पेरेंट्स से या हस्बैंड से नहीं मिलता है। बट मुझे लगता है आज के टाइम में ज्यादातर हस्बैंड अपनी फीमेल्स जो उनके पार्टनर्स होते हैं, चाहे वो उनकी वाइफ है चाहे उनकी गर्लफ्रेंड है, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं उसको सपोर्ट करूंगा तो वो कहीं ना कहीं मुझे ही मॉरली, फाइनेंशियली, इमोशनली सपोर्ट करेगी। तो अगर आप अपनी लाइफ को पीछे लेके जाएं और कुछ ऐसी चीजें चेंज करना चाहें, तो आप वो क्या करना चाहेंगे? क्योंकि हर इंसान जैसे जैसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है, उसको कहीं ना कहीं कुछ रिग्रेट रह जाता है, या फिर कोई ऐसी चीज फील होती है कि हमें उस समय, जो जब हमारा समय इनिशियल पीरियड था, जब हम अपना करियर बना सकते थे, उस समय हमें ये दिशा पकड़नी चाहिए थी, हमें अपने अंदर ये क्वालिटीज इनबिल्ट करनी चाहिए थी, उस तरह, या फिर इम्प्रूवमेंट की बात, रिग्रेट नहीं तो इम्प्रूवमेंट हमें इस तरह करना चाहिए था। तो ऐसी कोई चीज है जो आप अपने पीछे वाली लाइफ में जाके बताना चाहें कि मुझे अब इतने साल इस इंडस्ट्री में रहने के बाद ये महसूस होता है कि मुझे उस समय ये करना चाहिए था, उससे मेरा जीवन और बेहतर हो जाता, पर्सनली या प्रोफेशनली? वैसा मुझे कुछ नहीं लगता है, बट अगर हाँ मैं पीछे जाके देखूं तो मैंने डांस के प्रति मैं इतनी पागल थी कि मैंने अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ हम लोग इसलिए मार्क्स ले आते थे, मार्किंग मार्क्स, कि घर वाले उस वक्त पीटते थे। थोड़ा फनी लगता है लेकिन उस वक्त पीटते थे। आजकल के तो पेरेंट्स हाथ भी नहीं उठाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी एजुकेशन पे अगर मौका लगे तो मैं अपनी एजुकेशन जरूर सुधारना चाहूंगी। तो आपको ऐसा लगता है कि एजुकेशन आपने उसमें ईमानदारी नहीं दिखाई, उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल, क्योंकि आजकल हर चीज इतना एडवांस हो गया है। हम डांस के प्रति सब कुछ जानते हैं, पर मैं मल्टीमीडिया के बारे में, मैं नॉर्मली फेसबुक नहीं चला सकती। मेरे को एजुकेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि जो एकेडमिक एजुकेशन है वो मेरी बहुत वीक है। तो क्या इसका रिलेशन डिग्री से लेके रिलेशन में है, जो आपने अभी आपने बताया कि क्योंकि आपको डिग्री नहीं थी तो काफी सारे स्कूल ने रिजेक्ट किया? बिल्कुल, तो अगर मेरी एजुकेशन होती तो मुझे उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैंने अपनी सारी एजुकेशन उसके बाद हासिल की। हाँ, एक्चुअली इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने सपने चेज करो, पर एजुकेशन में भी उतनी, बिल्कुल, आपको जो भी जिस भी फील्ड में जाना है उसके लिए आपके पास एजुकेशन होना बहुत मस्ट है। क्योंकि ये जो हम, क्योंकि मेरा चैनल भी यूथ क्वेक है और उसका मेन सब्जेक्ट यही है कि हमें डिसिप्लिन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन। अगर कोई इंसान मोटिवेटेड है, वो एक दिन के लिए रह सकता है, 2 दिन के लिए रह सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर वो डिसिप्लिन वाली क्वालिटी नहीं है तो वो लंबे समय तक उस मोटिवेशन को भी कंटिन्यू नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो इसी वजह से मैंने आपसे ये सवाल पूछा, क्योंकि हमारे जो यूथ ऑडियंस भी देखेगी तो उन काफी ऑडियंस ऐसी है जो अपने पेरेंट्स के बोलने पे अपने सपने बदल लेते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, सपने जो मान लो उनके सपने हैं कि वो एक अच्छा सिंगर बने, एक अच्छे गिटारिस्ट बने, लेकिन वो सपनों को साइड में करके वो अपने सोशल प्रेशर की वजह से, अपने माँ बाप के बोलने की वजह से वो अपने सपनों को चेंज कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सपनों के पीछे ही रहते हैं और वो अपनी एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपकी बातों से ऐसा महसूस होता है कि बैलेंस दोनों चीजों का जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए एजुकेशन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है और स्किल उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो भी आपको एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपके पास एजुकेशन है तो भी आपको स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। स्किल आज सिर्फ डांस म्यूजिक में नहीं, अगर मान लीजिए आज मैं कुकिंग करती हूँ तो भी मेरे स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आप स्किल्स अच्छे हो, एजुकेशन अच्छी हो, दोनों चीजें, तो आपको तरक्की करने से
और कोई भी चीज अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। एक जज्बा, एक पागलपन होना चाहिए। मुझ में वो जज्बा, पागलपन आज भी है। अगर मैं आज भी, मेरा कोई बच्चा, इवन स्कूल में कोई बच्चा का प्रोग्राम होता है तो मैं 5 बजे उसको भी बुला लेती हूँ और 5 बजे मैं खुद भी उठ जाती हूँ मेकअप करने के लिए, क्योंकि मैं भरोसा नहीं करती, मैं बोली मैं खुद ही करूंगी। तो पागलपन के हद तक अगर आप वर्क कर रहे हो, एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप काम करने के। अगर आप एक्सक्यूज देने लग गए तो फिर आप कभी तरक्की नहीं करेंगे। तो आपके हिसाब से फ्रीडम की परिभाषा क्या है? जिम्मेदारी। आजादी एक जिम्मेदारी है। अगर आज मेरी फैमिली ने मुझे आजादी दी कुछ करने की, तो उसके प्रति मेरे प्रति बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां भी हासिल की। आज मैं काफी लोगों से सुनती हूँ कि सुनीता मैम मुझे आप जैसा बनना है। बिल्कुल मत बनना, बहुत जिम्मेदारी हो जाती है। आज मेरे इंस्टीट्यूट में एक एक बच्चे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, जो बच्चे मेरे पास सीखने आते हैं, जो भी, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती है। तो अगर आप जिम्मेदारी कैरी कर सकते हो तो ही आप फ्रीडम के बारे में सोचिए। अगर आप सोचते हैं मेरे को फ्रीडम मिले, तो फ्रीडम स्पॉइल भी कर देगा। एक्चुअली आपसे ये सवाल इसलिए पूछा मैंने क्योंकि आज की जो यूथ है वो फ्रीडम को एक अलग दिशा में लेके जाती है। फ्रीडम की परिभाषा उन्होंने चेंज कर दी है, ये सोच के कि जो उनको अपने हिसाब से अच्छा लगता है वो करना ही फ्रीडम है। लेकिन फ्रीडम डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं। सोशल मीडिया में लगातार समय बिताना, या फिर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना, या फिर डिस्ट्रैक्टेड रह के अपने एम्बिशंस के पीछे नहीं जाना, ये भी फ्रीडम को की दिशा चेंज करने के लिए ली जा सकती है। लेकिन आप, जैसे आपने ये बात बताई, फ्रीडम एक जिम्मेदारी है, तो वो बात सुन के आई एम श्योर हमारे जो यूथ है वो भी इस बात को गहराई से सीरियसली लेगी। बिल्कुल, क्योंकि जिम्मेदारी आज अगर आज संस्था को चलाने के लिए सर ने मुझे फ्रीडम दी है, तो जिम्मेदारी भी है कि यहाँ जो बच्चे आते हैं उनकी एजुकेशन हम छोटी चीजों पे भी ध्यान दें, क्योंकि पेरेंट्स बहुत विश्वास से अपना एडमिशन यहाँ करवाते हैं। उनको नहीं पता कि हम क्या सिखाएंगे, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों की हर तरीके से सेफ्टी, एजुकेशन और उनको फील्ड दें। हम जिम्मेदारी बहुत बड़ी बात है। तो आपने जीवन में आप अपने जीवन में सबसे बड़ी सीख क्या पाई आपने, जो आप आने वाली जनरेशन को बताना चाहेंगे? कि क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा, आपने जिस तरह से अपनी पूरी जर्नी बताई है, तो आपकी, अगर मैं पूछूं कि आपकी सबसे बड़ी सीख क्या थी, उससे लर्निंग क्या थी? वैसे तो मैंने समय पे बहुत गलतियां की हैं लाइफ में, अपने इस फील्ड में भी, बट सीख ये है कि जो भी आपके गुरु कह लें, पेरेंट कह लें, जो भी आपसे बड़े हैं, क्योंकि बड़े कभी नहीं चाहेंगे कि आप स्पॉइल हो, तो उनके अनुभव से जो अगर आप सीख लो। 3 तरह के गुरु होते हैं। तो एक होता है, एक अच्छा मतलब ये होता है कि मैंने आपको कुछ कहा और आपने उसको मान लिया, वो सबसे अच्छा। एक होता है कि मैं करके देखूंगा। तो जो बड़े कह रहे हैं, चाहे वो आपके गुरु कह रहे हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, उनकी एक ही बात में बात मान लीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है। आपको जरूरी नहीं है कि वो सब एक्सपीरियंस करके आप करें। और तीसरे गुरु समय होता है। समय हमें जो सिखा देता है वो कोई नहीं सिखा सकता, वो गुरु भी नहीं सिखा सकता। तो आप अगर ये बताएं कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, और अगर आपने अपना पर्पस जान लिया है तो क्या वो डांस ही है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि डांस आपके जीवन में आउट ऑफ कंपल्शन आ गया, या फिर इंसिडेंटली आ गया, लेकिन पर्पस आपके जीवन का कुछ और है? ऐसा नहीं, मेरी लाइफ का पर्पस मुझे अच्छी तरह से याद है। जब मैं छोटी थी, जब मैं समझती नहीं थी, तो तब भी मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी मुझे टीवी में आना है। उस टाइम तो बच्चे इतना समझते ही नहीं थे। मेरी लाइफ में मेरे को लगता है मेरा तो डांस ही पर्पस है। तो पर्पस किसी को जानना हो, क्योंकि इस जमाने में बहुत साल हो जाते हैं कि बहुत समय तक लोगों को अपना पर्पस नहीं पता चलता है, क्योंकि
इंडिया में काफी हद तक एक मोनोटोनस जिंदगी बहुत समय तक लोग जीते हैं कि उन्होंने नौकरी करनी है, मतलब पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके नौकरी करनी है और अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। ये एक स्टैंडर्ड लिविंग स्टाइल है 90% से ज्यादा लोगों की। तो उसमें क्या आपने आइडेंटिफाई किया है कोई तरीका जिससे कोई इंसान अपना पर्पस ऑफ लाइफ जान पाए? जिससे आपको सुकून मिले। जैसे मुझे डांस करके सुकून मिलता है, मुझे किसी को डांस देखते हुए सुकून मिलता है, अगर कोई और अच्छा डांस करता है मुझसे तो भी मुझे सुकून मिलता है, मुझे अच्छा लगता है डांस करना। मुझे बच्चों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों से अच्छी कंपनी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो इनोसेंट होते हैं, वो आपको बहुत प्योरली लव करेंगे, ठीक है, वो आपको जज नहीं करेंगे, उनके लिए आप गॉड। तो अगर आपको सुकून मिल रहा है उस काम से और पैसा थोड़ा भी मिल रहा है लेकिन आप रात को सुकून से सो रहे हो, तो वो काम आपको करना चाहिए। तो आप अपने डिफिकल्ट मोमेंट्स में मोटिवेटेड कैसे रहते हो? मैंने कहा ना कि परमात्मा पे बहुत यकीन करती हूँ। जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ तो सबसे पहले तो मैं परमात्मा से बात करती हूँ और उसके बाद मेरे दोस्त। परमात्मा के बाद अगर मैं कहूँगी तो मैं मेरे दोस्तों से बात करती हूँ, बताती हूँ कि ऐसे ऐसे है और कुछ सही कुछ गलत हमें एडवाइस मिलती है। और उसके बाद भी अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर मेरी फैमिली, आंसर, मतलब जो जिस फील्ड का है। और नटराज में जैसे आगे का फ्यूचर प्लान क्या है आपका? आगे आप अपने एकेडमी को किस तरह फ्यूचर देखते हैं? क्या आप नई चीज लाना चाहते हैं? हम लोग वैसे तो बहुत सालों पुरानी गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखना चाहते हैं, क्योंकि ये लिप्त होती जा रही है। हम गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही एजुकेशन देते हैं। हम बच्चों को भारतीय मूलों से ही जोड़ना चाहते हैं, हम कुछ नया करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शुद्ध कथक बच्चे सीखें, शुद्ध क्लासिकल सीखें, क्योंकि यही चीजें लिप्त होती जा रही है। हम बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ना चाहते हैं। एजुकेशन होती है, हम यहाँ डिग्रीज करवाते हैं, हम प्लेटफॉर्म देते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे हर बच्चे का चरित्र निर्माण भी कर सके, ताकि पेरेंट्स को जो स्कूल नहीं दे पा रहे हैं वो उनको ये नटराज एक गुरुकुल देता है। आई एम श्योर आप अपने सारे सपने पूरे कर पाएंगे और जो आपने इतने अनकंडीशनल तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है, अपने इस एकेडमी को आगे बढ़ाया है, आई एम श्योर वो सारी चीजें आगे भी पूरी हो पाएंगी। क्योंकि मैं जब आया था मैंने भी देखा जो यहाँ पे जो वातावरण है, यहाँ पे जो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं आपके पास, और वो जो गुरु शिष्य का जो रिश्ता हम पहले गुरुकुल में सुनते थे, देखते थे, वो मैंने यहाँ पे पाया। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप उन मूल्यों को, उन कल्चरल वैल्यूज को आगे बढ़ा पा रही हैं और आई एम श्योर वो धीरे धीरे और आगे और लोग भी रेप्लिकेट कर पाएंगे आपके। आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से और लोग मोटिवेट होंगे। तो थैंक यू सुनीता जी, आपने इतना समय दिया और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी पसंद आया होगा ये शो और हम चाहते हैं कि इस तरह के शोज हम लाते रहें जहाँ पे आप मोटिवेटेड हो, आप अपने सपनों को पूरा करें। यहाँ पे नटराज में अगर आप चाहें तो आप आए, अगर कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी है तो भी आप आ सकते हैं। सुनीता जी is welcoming with her open hands and she wants every person who has the ability to grow and they want to perform because सरस्वती माता की कृपा सब पे नहीं होती और जिन पे होती है उनको जरूर आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे हर तरह के इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं, गिटार सिखाया जाता है, सिंगिंग भी सिखाया जाता है और डांस में क्लासिकल फॉर्म में ये ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया। इस तरह के जो पुराने हमारे क्लासिकल वर्जन होते थे डांस फॉर्म के, उसमें ये ज्यादा माहिर है और बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप जरूर यहाँ पे आइएगा, वैशाली नगर चित्रकूट में इनका अकेडमी है। और थैंक यू, आपने हमारा ये चैनल देखा, ये प्रोग्राम देखा, आगे भी इस तरह के शोज हम लाते रहेंगे। थैंक यू।